अपन सबने देखा था एड्रियन ने एना और कैटी को खत्म कर दिया होता है और इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी सीन जो हमने रेवन मार्ग्रेव को जो कि बोल रहा था कि मैं स्काई फोर्ट्रेस कहाँ गया और जितनी भी स्पाइस को हमने रखा था क्या उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और रेवन के एक्सपर्ट्स बोलते हैं हम लोग काफी ज्यादा अपने स्पाइस से कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, लगता है वो लोग पकड़े गए। और रेवन सोच रहा होता है मैं सब कुछ प्लान किया था लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं किया और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम एडिंग के चाल में फंसते जा रहे हैं। और तभी हम देखते बंदा बोलता है मास्टर अभी मैं लॉस्ट ट्रिनिटी के बारे में पढ़ रहा था और अभी 3 मिनट पहले उन्होंने कुछ पोस्ट किया है। और हम रेवन और बाकी सारे लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं और उस वीडियो के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट देख पाते हैं और उस ब्लास्ट से काफी सारी चीज नीचे गिरती है और उन चीजों को वैनगार्ड्स रोक रहे होते हैं। और वीडियो को देखने वाले बंदा बोलता है ये वीडियो तो उसी टाइम की है जब वहाँ स्काई फोर्ट्रेस से निकला था और उसके साथ कम्युनिकेशन टूट गया और आखिर इसका मतलब क्या है। और हम देखते रेवन मार्ग्रेव जो काफी गुस्सा हो गया होता है और वो गुस्से में वहाँ पर एक चेयर को तोड़ देता है। और फिर रेवन बोलता है फिलहाल हमारे पास कितने लोग जो फ्री हैं और उनके एक्सपर्ट्स बोलते हैं एक स्काई फोर्ट्रेस और 25 वैनगार्ड्स। और रेवन सोच रहा होता है पिछले बार 200 वैनगार्ड्स को भेजा था लेकिन उस लड़के एंड्रिया ने साइड बॉम्बिंग कर दी और वो लड़का बिल्कुल ऐसे मूव कर रहा है जैसे तुम्हें सारे चालों के बारे में बिल्कुल पता हो। लेकिन चलो कम से कम एंड्रिया फिर से वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका सिर्फ एक स्काई फोर्ट्रेस था और उसे वो ऑलरेडी ब्लास्ट कर चुका है। और हम जो एक्सपर्ट तो वो बोल रहे होते हैं हमारे बहुत सारे लोग मारे गए और फिलहाल जो हमारे पास आर्मी है वो लॉरेंस विस्कॉट को पूरी से खत्म नहीं कर सकती। और वैसे भी रॉयल फैमिली ऑर्डर कर दिया है कि हम विस्कॉट लॉरेंस पर अटैक नहीं कर सकते। और ये बात रेवन हंसने लगता है और वो बोल रहा होता है वो कहना काफी स्मार्ट निकला, उस बच्चे को कम आखिरी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल गई है। और फिर हमें हुए डैमेज के बारे में बताया जाता है एक स्काई फोर्ट्रेस की कीमत तकरीबन 15 ट्रिलियन होती है और जो एक वैनर का सूट होता है वो 50 बिलियन का होता है। और इस हिसाब से इस फाइट के अंदर रेवन मार्ग्रेव को 30 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। और रेवन बोल रहा होता है इतनी पावर कलेक्ट करने में फैमिली सालों लगा दिए लेकिन मेरी सिर्फ एक गलती ने हमारी फैमिली पावर को आधा कर दिया। और फिर रेवन बोलते हैं अब हम लॉरेंस विस्कॉट से बात कर सकते हैं ना। और एक्सपर्ट बोलते हैं हाँ मास्टर। और फिर रेवन जल्दी से एड्रियन को कॉल लगाओ मुझे उससे बात करनी है। और सीन चल से एड्रियन को जो कि बोल रहा था उन्हें भीषण वक्त मुझे कॉल कर दिया। और रेवन बोल रहा तूने काफी अच्छे से फाइट करी लेकिन आखिर तुम क्या करोगे, बार बार तुम्हारा तुम्हारा साथ नहीं देगा। और एड्रियन बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा जो रिवेंज जब तुम्हारी फैमिली खत्म होने के बाद ही खत्म होगा। और रेवन बोलते क्या तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो। और एड्रियन बोलता है तुम्हारी बेटी मैडम है ना और मेरे बड़े भाई कैड्रिक को वो स्काई फोर्ट्रेस काफी ज्यादा पसंद था इसी वजह से उसको फोड़ने से पहले मैंने उसको उसी में बैठा दिया था और उन्होंने काफी ज्यादा महंगी मौत दी। और रेवन बोल तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले और मैं आज से दिन बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, तुम्हें इसके वापस पे तो करना ही होगा। और एड्रियन सोच रहा होता मैंने इसको बता दिया कि एना और कैटिक ऑलरेडी मारे जा चुके हैं लेकिन इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, इसको तो अपनी इंसल्ट ज्यादा फर्क पड़ा है। और फिर एड्रियन बोलता है योर ग्रेस मुझे लगता है कि आप अपने लॉर्ड कैसल के 80th फ्लोर पे खड़े हैं। और एड्रियन बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और एड्रियन बोलता मैंने आपको एक प्रेजेंट भिजवाया है। और हम तब बाहर काफी होता है और एड्रियन बोल रहा होता है एक मैजिक होता है जिसे बोलते हैं मेमोराइजेशन मैजिक जिसको यूज करते हम 10 स्पेल को एक साथ में कास्ट कर सकते हैं। और क्या आपको 10 कास्ट एक साथ में आप एक ऐसे शीट को भी तोड़ सकते हैं। और हम तब बाहर क्रावी ने 10 सर्कल्स को खोल लिया होता है। और ये चीज को देख के रेवन भी काफी घबरा गए होते हैं। और एड्रियन बोलता है मैंने आपको ये सेंसर का मैजिक ब्लेड ब्लास्ट को भेजा है और मुझे उम्मीद है आपको काफी पसंद आएगा। और फिर हम पे काफी बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं और रेवन मार्ग्रेव के लोग बोल रहे होते हैं हमारा बैग टूटने वाला है, हमें जल्दी से निकलना होगा। योर ग्रेस जल्दी टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करके यहाँ से निकल जाइए वरना आपको चोट लग जाएगी। और ये सही बात सुनकर एड्रियन हंस रहा होता है और बोलता है मैं सेफ्टी के प्रे करूंगा। और तभी हम एड्रियन के पास में विलियम आता है और बोलता है जो आपने कॉन्फ्रेंस के रिपोर्टर्स को बुलाया था वो हॉल में आ चुके हैं। और हम देखते एड्रियन को जो कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा होता है और वहाँ पे सारे बेटे को देख रहे होते तो काफी डरे हुए होते हैं। और वो बहुत पहले भी वैल्यू नहीं करते थे पर ये मुझसे काफी डरने लगे हैं। और इन लोग का आता हुआ देखने में काफी खुशी हो रही है और अब मैं लूजर बन के रहना खत्म होता है। और ये है मेरी एक सेकंड लाइफ की शुरुआत। और हम देखते उस कॉन्फ्रेंस के बाद से एड्रियन के बारे में न्यूज छपने लगती है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कैसे एड्रियन ने अपने कैसल को बचाया और कैसे उसने रेवन मार्ग्रेव के कैसल के ऊपर अटैक किया। और इन न्यूज़ की वजह से एड्रियन काफी तारीफ हो रही होती है और वही रेवन मार्ग्रेव को अपना मुंह छुपाना पड़ रहा होता है। और हम देखते हैं एड्रियन को जो बोल रहा होता है एक दिन में 1 मिलियन फॉलोवर, लगता है मैं इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ। और वहाँ पे सब विलियम भी होते जो बोल रहे होते हैं आपकी वजह से बहुत ही बड़े नोबल का नाम खराब हो रहा है, इसी वजह से काफी सारे लोग आपको ब्लेम जरूर से करेंगे। और एड्रियन बोलता मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे मैं किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं हूँ।
और सब एकदम सोच रहे होते हैं जिंदगी में खुद को छुपाया है, शायद से वो छुप के नहीं रहना चाहते। और एडन बोल रहा था रेवन मार्ग्रेव वाले इंसिडेंट के बाद से ही सभी लोग काफी पसंद करने लगे और सारे कॉमनर्स को अपनी तरफ करने के लिए मैं भी उनसे जुड़ा रहा। और तब यहाँ पे एडन के फादर आता है जो बोलते हैं एडन तुम्हारे लिए एक अपीयर ऑर्डर आया है। और उस अपीयर ऑर्डर को देखते हुए एडन सोच रहा होता है इसको भेजने के 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये रेवन मार्ग्रेव की चाल है, और दूसरा ये जो बड़े नोबल्स उन्हें सबक सीखना चाहते हैं, और तीसरा ये हो सकता है कि रॉयल फैमिली का प्लान है। और एडियन सोच रहा होता अगर उन्हें मुझसे दोस्ती करनी होती तो शायद से मुझे अपीयर ऑर्डर नहीं भेजते। और रेफोर्ड बोलते एडियन कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। और फिर एडियन अपने फादर से बोलता है नोबल्स से ज्यादा क्या पसंद है। और रेफोर्ड बोलते हैं मनी। और एडियन बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं अपने पैसे को यूज करते हुए नोबल्स और रॉयल का जो ओपिनियन है वो चेंज कर दूंगा। और रेफोर्ड बोलते क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम क्या करने वाले हो। और एडियन बोलता है मैंने इन्वेस्टिंग से कुछ पैसा कमाया है, अगर मैं इसका टैक्स भर देता हूँ तो शायद उन लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाए। और रेफोर्ड बोलता तुम अपनी एक अच्छी चीज से अपनी दूसरी चीज को कवर करना चाहते हो। और ये बोलते थोड़ा गुस्सा भी हो गए होते हैं। और एडियन सोच रहा होता अगर मैं सिर्फ इनको बोलूंगा तो समझ में नहीं आने वाला, लगता है इनका अमाउंट दिखाना पड़ेगा। और ये बोल के एडियन का अमाउंट दिखा देता है। और उस अमाउंट को देख के विलियम बोल रहे होता है 60 बिलियन लूट तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और तभी एडियन बोलता है सर विलियम सही से देखिए, वहाँ पे 3 कॉमा नहीं वहाँ पे 4 कॉमास हैं। और ये पास में सभी लोग बोलते हैं क्या 60 ट्रिलियन लूट, क्या फ्यूचर देख सकते हैं, आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आया। और एडन बोलता है मैं काफी लकी हूँ। और रिफर्ड बोलते इतना अमाउंट देख के उन्हें बस पागल हो जाएंगे। और फिर एडन बोलता आखिर इस पर क्या टैक्स बनेगा फादर। और रिफर्ड बोलता तकरीबन 1/5 इसका टैक्स होगा और ये अमाउंट बना 12 ट्रिलियन। और एडन बोलता है ऐसा मर्चेंट ग्रुप भी तो है जो कि टैक्स से छुटकारा दिलाता है। और एडन बोलता हाँ तुम सही बोल, जो भी मर्चेंट ग्रुप जो रॉयल फैमिली के अंडर में है उससे कोई भी सामान लेने पे टैक्सेस में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और क्या तुम कुछ खरीदने की सोच रहे हो। और एडन बोलता मुझे कुछ स्काई फोटोस खरीदने हैं और साथ ही में कोई वैनगार्ड सूट्स भी। और हम देखते न्यूज रिपोर्टर को जो न्यूज बता रही होती है कि एडन लॉरेंस ने टैक्स भरा है और उनका टैक्सिंग अमाउंट था वो 60 ट्रिलियन जो कि उन्होंने इन्वेस्टिंग से कमाया। और इस बात से पूरी न्यूज सोसाइटी काफी शौक रह चुकी है। और ये न्यूज ऑल आउटिस भी देख रहे होते हैं और वो बोलते लड़का सब में काफी शानदार है। और ऑल आउटिस की वाइफ बोलती है कि ये वही लड़का जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे थे। और ऑल आउटिस बोलते हैं मैं इसकी मिचेल शादी करना चाहता था लेकिन अब एक बहुत बड़ा इंसान बन चुका है, अब ये शायद से मिचेल शादी करेगा। और तभी मिचेल बोलती मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मेरा हस्बैंड तो यही बनेगा। और तभी मिकाएल की मॉम बोल रही कि तुम्हें करने कैसे वाली हो। और मिकाएल बोलते काफी ज्यादा आसान है, जैसे मुझे आंख में ल्यूकस का फेट मिल जाता है तब तो ये करना काफी ज्यादा आसान रहेगा। और तभी मिकाएल की मॉम बोलते तुम बड़ी कब होगी, तुम्हें पचकानी बातें करना छोड़ क्यों नहीं देती। लेकिन तभी ऑल आउटिस बोलते तो पॉसिबल है, हो सकता है कि एंडन को लूकस का फेट मिल गया हो और इसी वजह से इतनी बोल्डनेस से एक्ट कर पा रहा है। और मिकाएल बोलती है वो रिवरडेल फैमिली का स्टूडेंट है तो अब तो इस बात कोई सेंस ही नहीं बनता। और ऑलआउटिस बोलते हाँ तुम बोल तो सही रही हो। और तब यहाँ पे न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज आती है और रिपोर्टर बताती है कि रिपब्लिक प्रेस ने अनाउंस किया है कि उनको आंख में मैनुअल लूकस का फेट मिल गया है। और तभी सीन जो था हम देखते हैं एड्रियन को जो कि मैजिक टाउन में बैठा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है आजकल मेरी लाइफ काफी बिजी चल रही है, मैं बिल्कुल भी गेम्स भी नहीं खेल पा रहा। और वैसे तो लूकस की लाइब्रेरी में बहुत कुछ है पर एक भी ऐसी किताब नहीं जो कि मिलिट्री टैक्टिक्स पे हो। और वैसे तो लूकस ने जितनी वेपन्स बनाए वो सभी वॉर में काम आते हैं पर फिर ये वॉर के खिलाफ थे। और जिस चीज के ऊपर लूकस ने बहुत मेहनत करी है वो है डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन। लूकस ने ना ही कभी शादी करी ना ही वो कोई डिसाइपल था, वो अपनी पूरी जिंदगी अपने घर में बैठ के रिसर्च पे लगाते रहे। और सभी लोग बोलते कि मैजिक का गोल्डन एज आर्किमिड लूकस लेके आए हैं, पर असलियत ये कि उनको अपने घर की काफी याद आती थी। और उन्होंने इस वर्ल्ड के अंदर काफी ट्रेसेस छोड़े जिससे पता चल रहा था कि वो अर्थ से आए हुए हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अर्थ से किसी बंदे से मिल सके, लेकिन तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उनके मरने के बाद मैं यहाँ पे आया और अब उनकी लेगेसी मेरी होप बनी है। हालांकि घर तो मुझे भी जाना पर मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे भी काफी ठीक चल रही है। पर फिर भी मैं डायमेंशन ट्रेवल तो करना ही काफी ज्यादा कूल रहेगा कि मैं 2 वर्ल्ड में जा सकता हूँ। और लगता है यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने लूकस से अपने पीछे ना फेट छोड़ दिया। और मैं उन्हें प्रॉमिस करता कि मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं रिसर्च को कंप्लीट करवा सकूं। और तब यहाँ पे चेस्टर आता है, बोलते तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और फिर एडन बोलता है मुझे आपसे काफी टाइम से कुछ पूछना था, जो पैसा हमने कमाया क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा। और चेस्टर बोलते ऐसा हो सकता है अगर वो लोग दुनिया के हर एक इन्वेस्टर के पैसे को कंबाइन करते हैं और फिर उसे जोड़ से पता चल जाएगा तुमने मनी लॉन्ड्रिंग करी है। और एडन सोच आता है कहने का मतलब तो यही है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और फिर एडन बोलता है कि रेवन मार्ग्रेव वाले इंसिडेंट के बाद से सभी लोग मेरे पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और साथ ही में एक 7 सर्कल का आर्कमेज और मेरे पास में एक ऑरा मास्टर भी है। और अगर ऐसे में किसी को पता चल गया कि मेरे पास लूकस का फेट है तो आज जितनी रेस्पेक्ट मेरे पास है वो सब चली जाएगी। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था फेक लूकस का फेट। और तभी सीन जो था रिपब्लिक ऑफ प्राइस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग लुइस फेमोंट के नाम पे चीयर कर रहे होते हैं। और हमें बताता है लुइस फेमोंट वो इंसान है इसको फेक लकी इनकाउंटर मिला है और ये एक 29 साल का इंसान है जो कि इंटेलिजेंस एजेंट भी है।
और साथ ही में रिपब्लिक ऑफ प्राइस के प्रेसिडेंट काटो का बेटा भी है। और एडन बताता है कि मैंने फेक लकी एनकाउंटर का प्लान इसी वजह से बनाया ताकि पूरी दुनिया का ध्यान मेरे पे से हट सके। और जब तक कि मैं एक 9 साल का मेज नहीं बन जाता, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि मेरे पास लकी एनकाउंटर है। और जो रिपब्लिक ऑफ प्रीसियस है वो रॉन्टेड कॉन्टिनेंट के 4 सबसे बड़े एम्पायर में से एक है। और ये इकलौता ऐसा एम्पायर जो क्लेम करता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जितनी मीडिया और जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी प्रेसिडेंट के अंडर में है। और ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप जैसा है। और प्रेसिडेंट कार्टर के बेटे को लकी एनकाउंटर मिलने से उसका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि ये सब चीजों के बावजूद भी कंट्री में कुछ भी नहीं बदलेगा। और वैसे भी कंट्री में वॉर्स चलने वाली है, तो उन वॉर्स का डैमेज कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन जब ये फेक लकी एनकाउंटर नाम का बॉम्ब फटेगा तो इसे लुइस और पेशेंट सेफ नहीं रह पाएंगे। और देखा था लोगों के लिए तो काफी फायदेमंद है। और कैड्रिक बोलते काफी अजीब बात, तुम एक नोबल हो फिर भी तुम्हें लोगों की काफी टेंशन रहती है। और वहीं तुमने एना और कैड्रिक को बिना एक बार सोचे भी जला दिया। और एडन बोलता मैंने ऐसा इसी वजह से किया क्योंकि वो लोग मेरे एनिमीज थे। और चेस्टर बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे एक्शन से कभी इनोसेंट लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही में अपने दुश्मनों पर रहने देने की कोई जरूरत नहीं है। और एडन सोच रहा होता कभी कभी ये देखने में हिलियरी में लगता है। और क्या जब मैं एक 9 शक्ल का मेज बन जाऊंगा मैं भी आरसी और ब्लैक से चीजें बना सकता हूँ। और चेस्टर बोल रहा तुम्हारे पास अभी भी एक अथॉरिटी वाक्य, क्या तुम उसे कुछ करना चाहोगे? और एडन बोलते नहीं, मैं उसे बाद में यूज करूंगा ताकि वो मेरे इमरजेंसी में काम आ सके। और वैसे तो मैं फिलहाल का लेवल है 205 और मुझे 8 शक्ल तक पहुंचने के लिए 250 लेवल पे पहुंचना होगा। और लगता है अभी ये काम करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। और तभी सीन जो हमें मैजिक के साथ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे वेटर्स बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है जो यंग मास्टर हैं वो एक स्काई फोर्ट्रेस खरीदने वाले हैं और साथ ही बहुत सारे वैनगार्ड के सूट भी। लेकिन जो एक डिस्काउंट होता है वो सिर्फ एक ही स्काई फोर्ट्रेस को खरीद सकता है। और तभी दूसरा वेटर बोला तुम पागल हो क्या? लगता है यंग मास्टर के हाई पोजीशन के लिए सब कर रहे हैं। और हमारे यंग मास्टर बहुत ही ग्रेट नोबल ही नहीं, एक बहुत ही कैपेबल लीडर भी हैं। और लगता है कि वो रेनहार्ट किंगडम में नई पावर बनने का ट्राई कर रहे हैं। और तभी एक वेट्रेस बोलती है हमें इस सब चीजों के बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। और हमें लेडी आर्सिया ने बुलाया, मैं उनके पास में जा रही हूँ। और इस बात है बाकी वेट्रेस बोलती है नहीं हमें उनके पास में जाना है, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन वो वेट्रेस बोलती है आज नया चांस उनके पास जाने का तो मैं ही जाऊंगी। और वो वेटर जाते हुए बता रही होती जितने वेटर्स थे वो सभी सब एना के साइड में थे। और जबकि अब एना नहीं बची है तो उन सब में काफी डर हो चुका है क्योंकि उन्होंने पहले अपने यंग मास्टर के खिलाफ काफी कुछ बोल रखा है। लेकिन वो इस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ की जो सैलरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और हम देखते वो आरसी के पास में आ गई होती है और वो बोल रही होती है कोई भी यंग मास्टर को सर्व नहीं करना चाहता। इसी के रिजल्ट में सब लोग आरसी को सर्व करना चाहते हैं क्योंकि इनको सर्व करने में कम डर लगता है। और वैसे तो लेडी आरसी एक और मास्टर है वो काफी ज्यादा जेंटल है। और लेडी आरसी को खाना खाते हुए देख के वेटर्स काफी ज्यादा खुश होती है। तभी आरसी बोलती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? और वो वेटर्स बोलती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आरसी बोलती है हाँ तुम पूछ सकती हो। और वो वेटर्स पूछती है मैं कैसल के मैनेजर थे उनको आके यंग मास्टर ने बाहर क्यों निकाल दिया? और आरसी बोलती है यंग मास्टर आइडिया ने काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, वो ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन ये बात भी उनको अपने एनिमीज बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उन पे बिल्कुल रहम नहीं करते। और वैसे तुम कौन सी तरफ हो? क्या तुम भी साइड के एनिमी तो नहीं? और ये बोलते हुए और रिलीज कर रही होती है। ये देख के वो वेटर्स काफी घबरा गई होती है और बोलती है मैं यंग मास्टर के दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और फिर आरसी मुस्कुराते हुए बोलती फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वो वेटर्स बाहर निकलती है उसे वहाँ पे सर एडन दिखता है जिसको देख के वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। और उसी दिन के बाद से र्यूमर फैल गया कि एडन को जो भी फेवर करता है वो उन्हें कभी नहीं भूलता और वो ना ही अपने दुश्मनों को कभी भूलता है। और जो लेडी आरसी है वो एडन को काफी पसंद करती है और वो एडन के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते एडन अपने कार में बैठा होता है और उस कार में वो लोग भी होते हैं जिन लोगों को उसे एडन के बेस में चुना था। और उनमें से एक बोल रहा होता है क्या हम सच में रॉयल कैसल की तरफ जा रहे हैं? और तभी उनमें से एरिक बोलता है पक्का सिंह मास्टर ने हमें किसी काम के लिए बुलाया होगा, वो हमें ऐसे ही नहीं बुलाएंगे। और एडन बोलता है मैं तुम्हें इसी वजह से बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। और एडन बता रहा होता फिर वो रॉयल कैसल जा रहा है क्योंकि उसकी आज अपीयर ऑर्डर की तारीख है। और लॉपेज और एरिक के साथ ही उनके साथ में और 4 लोग हैं जो कि चारों ही वैनगार्ड्स हैं। और एडन बोलता है आज कंट्री सबसे बड़े नोबल्स आने वाले और शायद से वहाँ पे कुछ रॉयल्स भी होंगे। और आज मैं तुम्हें उन लोगों से मिलाने वाला जो कि पूरी कंट्री को लीड करते हैं और उन सभी लोगों को ऑब्जर्व करने की तुम्हारा काम होगा। और लोपास बोलता है मैं अपना बेस्ट करूंगा। और एडन सोच रहा था इन्हें ग्रो कराने के लिए मैं थोड़ा बोल्डनेस लाना होगा और इसी वजह से मैं इनको लेके जा रहा हूँ। और फिर हम देते हो टेलीपोर्टेशन गेट के थ्रू कैपिटल ऑफ रेनहार्ट किंगडम लियोनेल में आ गए होते हैं। और लियोनेल एक बहुत विकसित जगह होती है और जैसे ही एडन रॉयल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में पहुंचता है वहाँ पे काफी सारे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो सभी एडन के फैंस होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं और आप बहुत ज्यादा शानदार भी हैं। और हम देखते हैं उनके पास एक बटला आया था जो बोल रहा होता है आप तो बहुत ज्यादा फेमस हैं। और एडन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, मीडिया ने हमें ज्यादा हाई बना रखी है। और वो बंस का नाम बैरन वॉकर होता है वो बोलता है आप लोग की वजह से इन लोगों को रोकने में काफी तकलीफ आ रही है हम लोगों को।
और शायद से आप लोग को बिल्कुल भी ये बात नहीं पता कि जितने भी नोबल्स वहाँ के फैंस को देख के ज्यादा खुश नहीं है। और जब एडन बैरन वॉकर के स्टैट्स को देखता है तो उसके स्टैट्स में 4 हाई लेवल के स्टैट्स होते हैं और उसकी जो इंटीग्रिटी होती है वो एक लीडर की होती है। और फिर एडन बोलता है बैरन वॉकर, और बैरन वॉकर बोलता है मुझे माफ कर देता है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और तभी एडन उसे अपना कार्ड देते हुए बोलता है नहीं मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था, असल में मुझे अपनी इस काउंटी में काफी टैलेंटेड इंसान की जरूरत है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर सके, और अगर तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। मैं तुम्हें ये भरोसा दिया था कि हमारे यहाँ तुम्हें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। और फिर हम देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रूम के पास में आ गए होते हैं और बैरन वॉकर बोलता है सिर्फ सर लॉरेंस और मैडम क्लैनी एंटर कर सकते हैं, बाकी सभी लोगों को यहाँ पे वेट करना होगा। और एडन भी सभी लोगों को बोलता है कि शायद से इंस्पेक्शन 2 से 3 घंटे की हो, तो तब तक के लिए प्लीज आप लोग बाहर ही वेट करिए, और अगर तुम लोग चाहो तो इसलिए तुम लोग जगह भी घूम सकते हो। और फिर एडन के सारे लोग उसे सैल्यूट करते हैं और बोलते यंग मास्टर अपना ध्यान रखिएगा। और तभी बैरन वॉकर ही बोलता है कि अपना ख्याल रखिएगा। हालांकि मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है जो चीफ इन्वेस्टिगेटर है वो आप पे ज्यादा खुश नहीं है। और एडन बोलता है इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। और जैसे ही एडन अंदर आता है उसकी नोबल चीफ इन्वेस्टिगेटर डॉगलास हैमिंगटन और सेकंड प्रिंस ल्यूक विन रेनहार्ट जो कि रॉयल गार्ड से कमांडर के साथ ही एक ऑरा मास्टर भी हैं, और दोनों को देखते एडन समझ जाता है कि इन्हीं की वजह से बैरन वॉकर टेंशन में था, लेकिन अब ये सेकंड प्रिंस यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। और फिर एडन बोलता है कि रॉयल गार्ड से कमांडर से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और सेकंड प्रिंस बोलते तुम सच में एक आर्मी जो तुम्हारी नजर तो काफी ज्यादा तेज है। और सेकंड प्रिंस के स्टैट्स को देखते हुए एडन सोच रहा होता है एक ऑरा मास्टर के तौर पे इनके स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, पर उतने भी अच्छे नहीं जितना इनका नाम है। और अगर कोई भी इंसान सिर्फ इतने कम स्टैट के साथ एक ऑरा मास्टर बन सकता है, तब तक में जितनी भी ट्रेनिंग है वो सभी के सभी ऑरा मास्टर और विजर्ड बनने के काबिल हैं। पक्का से सेकंड प्रिंस का जो मास्टर होगा वो भी एक ऑरा मास्टर होगा और इसने काफी अच्छे एलेक्सिर खाए होंगे, तभी एक ऑरा मास्टर बन पाया है। और फिर सेकंड प्रिंस बोलते हैं मैं इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा हूँ और क्या तुम्हें ये चलेगा। और एडन बोला नोबल चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैमिंगटन की इजाजत हो तो हम शुरू कर सकते हैं। और हैमिंगटन बोले चलो ठीक है इससे स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं इस बात से सेकंड प्रिंस काफी नाराज हो गया होता है और एडन सोच रहा होता है तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, आखिर इतनी छोटी बात से कौन नाराज होता है। और फिर एडन बोलता प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने आपकी बात पे तो ध्यान नहीं दिया। और सेकंड प्रिंस बोलते नहीं कोई बात नहीं। एडन बोलते इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे सारी चीजें मेरे खिलाफ ही लिख गए। और हम देखते हैं हैमिंगटन बोल रहे होते हैं रेवन मार्ग्रेव और एडन का जो डैमेज हुआ है वो एक तरफा है। और सेकंड प्रिंस बोलते इसमें क्या ही गलत है, अगर आप एक वॉर लड़ रहे हो तो इसमें कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कौन सी साइड जीतेगी या कौन सी हारेगी, और इसमें होने वाला डैमेज अनएक्सपेक्टेड ही होता है, तो आखिर इसमें लॉरेंस विस्काउंट ने गलत ही क्या किया। और हैमिंगटन बोलते मुझे माफ करिएगा। और एडन सोच रहा था मुझे लगा था ये बहुत बेकार इंसान होगा, पर ये तो काफी ज्यादा अच्छा इंसान निकला। और फिर सेकंड प्रिंस बोलते इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बचा हम इन्वेस्टिगेट करें। और वहाँ पे सभी लोग ये बातों को सुनते हुए एडन बोल रहा होता है यहाँ पे ज्यादा जो लोग बैठे हैं वो सेकंड प्रिंस के साइड में है और लोगों में हैमिंगटन भी एक है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी रेवन मार्ग्रेव के साइड में है। और फिर सेकंड प्रिंस बोलते इस बात को खींचने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं। और फिर सेकंड प्रिंस बोलते हैं मैं ये बात ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा, तो चलो ठीक है मैं सीधी बात पे आता हूँ। और फिर सेकंड प्रिंस इसे क्राउन के लिए कम्पीट कर रहा हूँ, और वैसे पहले हम लोग पावर में बिल्कुल बराबर थे, लेकिन क्योंकि तुमने मार्ग्रेव की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी है इसी वजह से पावर का डिफरेंस आ चुका है। और ये काफी अच्छी बात है कि तुमने मेरे भाई की साइड ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर लिया होता तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता था। और वहीं पे बैठा हुआ एड्रियन सोच रहा होता अब मुझे समझ में आ रहा आखिर लोगों ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों बुलाया था। जो फर्स्ट प्रिंस है वो है क्राउन प्रिंस और उनके पास काफी सारी पावर्स है, और वहीं जो सेकंड प्रिंस है वो एक ऑरा मास्टर है, और ऑरा मास्टर बनने की वजह से फैमिली में इनकी पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और सेकंड प्रिंस होने के बावजूद भी ये फर्स्ट प्रिंस के बराबर पावर रखते हैं, इसका मतलब इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। और फिलहाल जितनी भी चीजें वो सभी इन्हीं के फेवर में है, और यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हूँ मैं, और मेरे साथ में आरसिया। और हमारे पास काफी अच्छे फंड्स है जिनकी वजह से इनको हमारी जरूरत है, और फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस जिसके साइड में भी होंगे उनको ज्यादा पावर मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से किसी पॉलिटिकल वॉर में इन्वॉल्व होने का कोई फायदा नहीं होगा। और एडन बोलता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, पर मैं रॉयल पैलेस की पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। और तभी सेकंड प्रिंस बोलता अगर तुम्हें ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें मार्किस की पोजीशन दिला सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि ड्यूक के बाद सबसे बड़ी पोजीशन मार्किस ही होती है, और एडरियन सोचता है क्या एक मार्किस की पोजीशन तो काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। और मैं तो पहले यहाँ पे न्यूट्रल रहने की सोच रहा था, पर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर एडरियन बोलता है ये ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्या मैं सच में आपके लिए इतना वैल्यूएबल हूँ। और सेकंड प्रिंस बोलते हैं आप सोच भी नहीं सकते आप मेरे लिए कितने वैल्यूएबल हैं, और वैसे भी आपके पास एक बहुत खूबसूरत ऑरा मास्टर भी है। और ये बोलते हुए सेकंड प्रिंस के मन में ठरकी विचार चल रहे होते हैं। इस बात से एडरियन गुस्सा जाता है, बोलता है मुझे आपके ऑफर के लिए सोचने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। और सेकंड प्रिंस बोलते मेरे से अपना काम काफी केयरफुली करते हैं,
और आपको देख के पता चला आखिर विदर्थ के बारे में क्यों कहा जाता है। वही एड्रियन सोच रहा होता है ऐसी कोई बात नहीं है, असली तो मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। और फिर सेकंड प्रिंस एड्रियन को 1 हफ्ते का वक्त देते और बोलते शायद से आपके इतना काफी होगा, और क्या आपको नहीं लगता क्राउन एक काबिल इंसान को मिलना चाहिए। और एड्रियन बोलता है जो कुछ मुझसे बोला मैं उसका पक्का से ध्यान रखूंगा। और फिर सेकंड प्रिंस आरसी से हाथ मिलाता है और बोलता है आप काफी ज्यादा छोटी हैं, फिर भी आप एक ऑरा मास्टर, इस बात पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता और फ्यूचर में आपसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये सब चीजें देख के एड्रियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और तभी एड्रियन के पास में हैमिल्टन आते और बोलते हैं एक बात याद रखना लड़के, सेकंड प्रिंस को रिजेक्ट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बाहर वॉक करते हुए एड्रियन सोच रहा होता आखिर अब मैं क्या करूं। फिर एड्रियन आरसी से बोलता क्या तुम्हें भूख लगी, और आरसी बोलती हाँ थोड़ी बहुत। और फिर एड्रियन आरसी से बोलता अपने हाथ धो लेना क्योंकि तुम्हारे हाथ एक कचरे छुए थे। तभी एड्रियन के पास में एक आदमी आता और बोलता मैं यहाँ पे काफी अच्छी जगह जानता हूँ खाने के लिए। और जब एड्रियन इस बंदे के स्टैट्स को चेक करता तो उसे पता चलता है ये है फर्स्ट प्रिंस मिकेल वैन रेनहार्ट। और क्राउन प्रिंस के टैलेंट को देखने के बाद में एड्रियन बोलता ये तो ओवर पावर्ड है, और यहाँ पे इन्होंने अपना फेस चेंज कर रखा है, इसी वजह से कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा। और क्राउन प्रिंस बोल रहे हो तो तुम लोग सच में एक ऑरा मास्टर और एक आंख में खिलाने के लायक हो। तुम लोगों ने काफी जल्दी पहचान लिया कि आखिर मैं कौन हूँ, और लगता है कि जो मैं स्पेल है उसे मेरे बेवकूफ भाई भी काम आता है। और वहीं एड्रियन सोच रहा होता है इस बंदे के स्टैट्स देखने के बाद मैं एक बात तो बोल ही सकता हूँ, मैं इसे अपना दुश्मन नहीं बना सकता। और फिर क्राउन प्रिंस एड्रियन से बोलता है चलिए मैं आपको एक अच्छी जगह लेके जाता हूँ खाना खाने के लिए। और चलते हुए एड्रियन सोच रहा होता है इस बंदे के स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसके पास 3 हाई लेवल के स्टैट्स, और इसके पास में जितने भी स्टैट्स है वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हैं। और अगर मैं सच बोलूं तो इसके स्टैट्स तो आरसी से भी बेटर है। हालांकि जो इनका माना है वो काफी ज्यादा लो है, फिर भी एक 5 सर्कल के मेज बन चुके हैं। और तभी क्राउन प्रिंस बोलता है लगता है कि आपके मन में मेरे बारे में काफी ज्यादा सवाल चल रहे हैं। और एड्रियन बोलता है आप अपने छोटे भाई से काफी ज्यादा अलग हैं। और फिर हम देखते हो टेलीपोर्ट रूम के पास में आ गए होते हैं। और एड्रियन बोलता है ये तो एक टेलीपोर्टेशन रूम है, आखिर हम इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि कैसल के बाहर एक बैरियर लगा हुआ है जिसके अंदर से मैजिक को यूज नहीं कर सकते। तभी क्राउन प्रिंस अपने रिमोट का यूज करते हुए उस पूरे पैलेस के बैरियर को डिसेबल कर देते हैं और बोलते हैं अब हम लोग चल सकते हैं। और फर्स्ट प्रिंस को ये सब करते हुए देख के एड्रियन सोच रहा होता है ये काफी अलग इंसान है। और हम देखते टेलीपोर्ट होके वो लोग काफी शानदार जगह पे आ गए होते हैं। क्राउन प्रिंस बोलते हैं हम यहाँ पे काफी आराम से बात कर सकते हैं, यहाँ हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। और ये बोलते हुए पैलेस का बैरियर फिर से सेट कर देते हैं। ये सब देखते हुए एड्रियन सोच रहा होता है बेचारे सेकंड प्रिंस को तो पता भी नहीं है कि जिस पैलेस में वो रह रहा उसकी पूरी सिक्योरिटी क्राउन प्रिंस के हाथ में है। फिर क्राउन प्रिंस एड्रियन से हाथ मिलाते और अपने बटलर को बोलते हैं यहाँ पे खाने की दावत रखी जाए। फिर एड्रियन बोलता है कि आपका पैलेस है क्राउन प्रिंस, और क्राउन प्रिंस बोलते हैं हाँ ये मेरा पैलेस है, और जो यहाँ के शेफ वो कंट्री के बेस्ट शेफ में से एक है, तो आप खाने की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और क्या आपको पता है मैंने आपको एसएनएस में फॉलो कर रखा है। और एड्रियन बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप एसएनएस यूज करते होंगे। और क्राउन प्रिंस बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे, जितने भी नोबल्स उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको सच बताता तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और एड्रियन सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस का जो बिहेवियर वो काफी ज्यादा अच्छा है, और वो सेकंड प्रिंस से बिहेवियर वाइज तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और फिर क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैंने आपकी सारी पोस्ट देख रखी है। और एड्रियन बोलता है भाई तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वहाँ पे काफी देर तक बात करने के बाद में एड्रियन बोलता है आखिर आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट क्यों किया है, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ। और क्राउन प्रिंस बोलते हैं आपको तो ये बात ऑलरेडी पता है। और एड्रियन बोलता है तो आखिर आपकी हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है और बदले में आप हमें क्या ऑफर करने वाले हैं। और क्राउन प्रिंस बोलते हैं मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर एड्रियन बोलता है तो आप थ्रोन मिलने के बाद मुझे कुछ देंगे। और क्राउन प्रिंस बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे हैं। फिर क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैं आपको एक टाइटल मिलने से नहीं रोकने वाला। और ये बात सुन के एड्रियन सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस की बातें सेंस बनाती है। जैसे कि सेकंड प्रिंस के पास में बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी तरफ है, वैसे ही फर्स्ट प्रिंस के साथ भी काफी सारे लोग होंगे। और अगर फर्स्ट प्रिंस के साथ में जितने भी लोग अगर वो डिसएग्री कर जाते हैं तो शायद से मुझे कोई भी टाइटल ना मिले। और इन्होंने मुझे सेकंड प्रिंस की तरह एक टाइटल इसलिए ऑफर नहीं किया क्योंकि मुझे कोई भी चीज फालतू में नहीं कहना चाहते। और इनके कहने का क्लियर मतलब तो यही है कि मैं सेकंड प्रिंस की साइड को ज्वाइन कर लूं, और साथ ही मैं इनकी भी हेल्प कर दूं जिससे मुझे दोनों तरह के बेनिफिट्स मिलते रहें। और इसमें क्लियरली मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफी देर सोचने के बाद भी एड्रियन यही बोलता है आपका ऑफर सच में काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं आपकी साइड को ज्वाइन कर रहा हूँ। और सेकंड प्रिंस बोलते हैं कि आपको सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए। और एड्रियन बोलते हैं नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको देखती बोल सकता हूँ कि आप ज्यादा डिजर्विंग है। फिर क्राउन प्रिंस बोलते हैं आखिर मैडम आरसी ने कौन सी साइड चुनी है। और तभी आरसिया बोलते हैं जो भी साइड एड्रियन ने चुनी है मैं उसी की तरफ हूँ। और ये चीज देख के क्राउन प्रिंस बोलते हैं आप लोग सच में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं एक साथ में। और तभी एड्रियन बोलता है मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था, अगर आपको ये बात पता है कि मैं सेकंड प्रिंस के साइड में और फिर भी आप टाइटल मिलने से नहीं रोकेंगे तो इस बात से सेकंड प्रिंस को शक हो सकता है। और तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं इसलिए मैं एक्टिंग करूँगा, मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। तभी एड्रियन बोलता है मेरे पास एक बेहतर आइडिया है,
मेरे प्रमोशन के साथ में आप अपना ही फायदा करा सकते हैं। और तभी सेकंड प्रिंस कहते हैं आपके कहने का मतलब क्या है। और एड्रियन कहता है मैंने मार्ग्रेव की आर्मी के 40% लोगों को खत्म कर दिया है और अब मार्ग्रेव एक मार्ग्रेव के टाइटल के बराबर नहीं बचे। मुझे प्रमोशन दिलाने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि उनको डिमोट किया जाए। और क्राउन प्रिंस बोलते सुनने में तो काफी ज्यादा पर्सनल चीज लग रही है। और एड्रियन बोलता है हाँ मैं इसे मना नहीं कर सकता, मैं ये चीज पर्सनल की वजह से ही बोल रहा हूँ। और क्राउन प्रिंस बोलते क्या हो अगर वो मना कर दे। और एड्रियन बोलता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने किसी बंदे को प्रमोट करवा सकते हैं, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ही रहेगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद में क्राउन प्रिंस एड्रियन को लेकर सस्पिशियस हो जाते हैं। और तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैं काफी सरप्राइज हो चुका हूँ और क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हैं आखिर आप किन किन लोगों से मिले थे आज। और एड्रियन बोल रहा होता है बैरन वॉकर, सेकंड प्रिंस, हैमिंगटन, इन सभी को लेके मैं तकरीबन आज 9 लोगों से मिला हूँ। और ये सब सुन के क्राउन प्रिंस हंसने लगते हैं। और एड्रियन बोलता है अब मुझे समझ में आया जो मैं सोचा था वही आप ही सोच रहे थे, इसी वजह से आप काफी सरप्राइज हो गए थे। और क्राउन प्रिंस बोलते क्या आप लोग के दिमाग पढ़ सकते हैं। वही एड्रियन सोच रहा था मैं दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ वैसा ही कर सकता हूँ। और एड्रियन बोलता मुझे काफी शर्म आ रही है, मैंने आपका आइडिया चुरा लिया। और क्राउन प्रिंस बोलते नहीं ये तो काफी अच्छी बात है, आपके सिचुएशन को देख के मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आप एक काफी शानदार इंसान है। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त की जरूरत थी और शायद से आप मेरे काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और जब एड्रियन और आरसी वापस जा रहे होते तभी क्राउन प्रिंस एक फोन देते हैं और बोलते इन फोन के सिग्नल्स को मिलिट्री भी नहीं पकड़ सकती, इससे हम काफी आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम देखते हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं उन लोगों को सब विलियम और लोपेज दिखते हैं जिन्होंने काफी शॉपिंग कर रखी होती है। और एड्रियन बोलता आखिर आप लोग क्या छुपा रहे हैं। और हम देखते हैं उन लोगों के पास में एड्रियन और आरसी काफी सारी फोटोज और की चेन्स होती है। और फिर हमें बताया जाता है जो रिपब्लिक ऑफ प्रीसियस है वो अपना बहुत सारा पैसा मिलिट्री पे खर्च कर देती है, इसी वजह से उनके पास बिल्कुल ही कम पैसा बचा है। और उनकी जो फाइनल होप है वो है लूकस का फेट जो कि प्रेसिडेंट के बेटे लुइस फेमोन के पास में है। और तभी सीन जो होता है हम ब्रिंगम एम्पायर के गोल्ड ड्रैगन कैसल का सीन देखते हैं और वहाँ बैठे किंग बोल रहे होते हैं आखिर उन कमीनों को मैनुअल लूकस का फेट कैसे मिल गया। जो लोग लूकस के फेट को डिजर्व करते हैं वो हम लोग हैं क्योंकि लूकस हमारी ही कंट्री से थे। और वैसे भी लूकस को फेट को ढूंढने के लिए ना बहुत सारा पैसा खर्च किया लेकिन हमारे हाथ तो कभी कुछ नहीं लगा। और तभी वहाँ पे खड़ी एक 7 सर्कल मेज एल अर्फिड बोलती हैं आखिर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उन लोगों के पास में लूकस का फेट आ गया है। अगर हम लोगों के मैजिक के मेथड को देखें तो वो हमसे काफी ज्यादा पुराना मेथड है। और वैसे भी हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता चली थी कि लूकस ने अपने फेट के जो हिंट्स थे वो एक काफी अलग लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा था और बिना इंग्लिश के उन वर्ड्स को डिकोड करे हुए कोई भी उसके फेट तक नहीं पहुंच सकता। और जहां तक मेरा मानना है मुझे लगता है कि लूकस का फेट किसी और के पास में है और सिर्फ हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए फ्रीएस एम्पायर का यूज किया जा रहा है। और तभी किंग बोलते लेकिन ऐसा क्यों ही होगा, जिस भी बंदे के पास में लूकस का फेट है वो खुद को हिडन रखेगा और दुनिया के सामने आएगा ही नहीं। और अर्ल एल्फ्रेड बोलती है ऐसा हो सकता था लेकिन हो सकता है कि उस बंदे की जो आइडेंटिटी थी वो सामने आ गई है और इसी वजह से खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हो। और किंग बोलते हैं मान सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए एक नेशनल लेवल की मैनिपुलेशन चाहिए और ऐसा करने की पावर सिर्फ 4 एम्पायर्स में है, क्रॉसन एम्पायर, एल्सिया एम्पायर, लूसियस एम्पायर और रेनाट एम्पायर। और मैंने तो ये भी सुना है कि रेनाट एम्पायर से कुछ न्यूज़ आ रही है। और एल्फ्रेड बोलती है हाँ आप सही बोल रहे, एक लड़का है जो 20 इयर्स का है, उसने 7 सर्कल का मेज बन चुका है और उसने बहुत ही जल्दी इन्वेस्टिंग से 60 ट्रिलियन का अमाउंट भी कमाया है और पूरी कंट्री में से उसी के बारे में बातें चल रही है। और किंग भी बोलते लड़का सच में काफी टैलेंटेड है लेकिन हम इस पे शक नहीं कर सकते क्योंकि इसको रिवर्डल फैमिली ने अपना स्टूडेंट बताया है और जब इसके स्टॉक्स की जांच हुई तो भी ये पता चला कि कोई गिल्टी नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ अपेटेंट भी सब करना काफी इंटरेस्टिंग है। और एल्फ्रेड बोलती है हमारी कंट्री में उससे बेहतरीन टैलेंट हुआ है, वो थे मैनुअल लूकस। और किंग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ प्रीसियस को एक लेटर भेजो जिसमें उन लोगों को वार्न करो कि वो हमें मेज लूकस का फेट वापस कर दे, नहीं तो एक वॉर के लिए तैयार हो जाएं और चाहे हमें कंट्री को खत्म ही क्यों ना करना पड़े, आग में लूकस के फेट के लिए हम ये भी करेंगे। और हाँ एक और चीज, रेनहार्ड किंगडम को उस लड़के को कांटेक्ट करो और उसे भी हमारी कंट्री में आने का ऑफर करो, एक इतने अच्छे टैलेंट को हमारी कंट्री में रहना चाहिए। और तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पैलेस का सीन जहाँ पे काफी सारे लोग बात कर रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं एडे ने अपने स्टेप मॉम अपने भाई को कैद करके एक स्काई फोर्ट्रेस में फोड़ दिया और यहाँ तक कि ये सब उसने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। और ये बातें करते हुए सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और बोलते अब हम नहीं बचने वाले, वो पक्का से हमसे ही बदला लेगा क्योंकि पहले हम लोगों ने उसे कुछ खास चीज ट्रीट नहीं किया। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मार्गरेट रेवन इसी वजह से हारे क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े बेवकूफ थे और हम लोग बिल्कुल भी एड्रियन से सामने से फाइट नहीं करने वाले। और हम देखते हैं ये लड़की होती इसाबेला कैसेबल और ये मार्गरेट कैसेबल की बेटी होती है। और यहाँ पे जो सभी लोग बात कर रहे हैं ये सभी लोग एड्रियन के क्लासमेट रह चुके हैं और इसी वजह से लोग काफी डरे हुए भी हैं। और इसाबेला बोल रही होती भले से वो एक आँख में बन चुका था, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग उसे फिर भी हरा सकते हैं।
और ये बात सुन के वो सभी लोग बोलते हैं हाँ इजाबेला बोल तो सही रही है। और इजाबेला बोलती हम सभी लोग काफी हाई रैंकिंग के नोबल्स है, वो हमें बिल्कुल भी टच नहीं कर सकता। और फिर इजाबेला बोलती मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं मैं पार्टी करने वाले थे तो थोड़ा जल्दी आ जाना। और इजाबेला बोलती मुझे मेरे फादर ने बुलाया, मुझे जाना ही होगा। और वो कॉरिडोर में चलते हुए एडेन के बारे में सोच रही होती है। सिल्वर आंखें और ब्लू आईज, चाहे एडेन में कितने बच्चे थे पर वो काफी नोटिसेबल था और वो हमेशा आम लोगों को बुली करने से मना करता था। और जब एडियन नॉर्मल लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लोग बोलते हैं ये भी तो एक गंदा खून है, इसी वजह से नॉर्मल लोगों से काफी लगाव है। और सच में ये उनमें से ही एक है। और एडियन इन लोगों को कहा था कि जब मैं पावरफुल बन जाऊंगा तब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। और इजाबेला बोल रही होती मैं उसे इसीलिए बुली किया करती थी क्योंकि उसे गुस्से में देखना मुझे काफी ज्यादा पसंद था। और हम देखते वो अपने फादर के पास में आ गई होती है और उसके फादर बोलते हैं सेकंड प्रिंस ने लॉरेंस को मार्किस का टाइटल ऑफर किया है। और इजाबेल बोलती आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो एक कंकुबाइन का बेटा है। और मार्गरेट बोलते तुम्हें कुछ भी नहीं पता, एड्रियन लॉरेंस फ्यूचर में सेंटर ऑफ पावर बनने वाला है, इसी वजह से सेकंड प्रिंस ने बहुत अच्छी पोजीशन ऑफर करी है। और इसीलिए इजाबेल मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी में पोजीशन वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो मेरा माना तो तुम एड्रियन से दोस्ती कर लो और सबसे बेस्ट तो यही होगा कि तुम उनसे शादी कर लो। और ये सही बातें सुनते हुए इजाबेल काफी ज्यादा शौक रह गई होती है। और इजाबेल दौड़ते अपने दोस्तों के पास जाने लगती है और वो सोच रही होती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों के कमरे में एंटर करती है वो देखती है वो सभी पी के धुत हो गए होते हैं। और उन लोगों को देख के इजाबेल सोच रही होती है इन बेवकूफों से हेल्प की उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गेम का सीन जहाँ पे एडियन ने आरसे के लोग को चेंज कर दिया होता है। और एडियन बोल रहा होता है अगर एक गेम के अंदर आरसे से दिखने वाली सेम कैरेक्टर होगी तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसी वजह से मैंने आरसे का कैरेक्टर चेंज कर दिया। और तभी सीन जो होता है बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडियन ने बेलियम को और अपने टैलेंट एकेडमी के एक स्टूडेंट जिसका नाम ग्रांट होता है उसे बुलाया होता है। और एडियन उन लोगों को बताता है कि हमारी फैमिली का मेन पैसा माइनिंग से आता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बिजनेस में कुछ खास फायदा नहीं रहा, हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास और भी फंड्स आ सके। और हमारा जो नया बिजनेस होगा उसके अंदर हम वैनगार्ड के इक्विपमेंट बनाएंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि पूरी कंट्री में सिर्फ 3 ही फैमिलीज हैं जो कि वैनगार्ड के इक्विपमेंट बनाया करती हैं। सबसे पहली फैमिली है सेकंड प्रिंस की मदर की फैमिली ड्यूक एनरहैम, दूसरी फैमिली है करंट किंग की फैमिली जिनको के मैजिक मास्टर भी कहा जाता है ड्यूक ऑफ हेंस, और तीसरी है खुद रेनहार्ड फैमिली। एक तरीके से ये भी कहा जाता है वैनगार्ड का जो इक्विपमेंट है वो कंट्री सबसे पावरफुल फैमिली से बना रही है। और फिलहाल हमारी कंट्री में 4 आर्कमेज हैं जिनमें से 2 ही वैनगार्ड के इक्विपमेंट बना सकते हैं। और सभी लोगों के लिए ये मानना कि 20 साल का आर्कमेज जो कि वैनगार्ड के इक्विपमेंट मानते हैं काफी ज्यादा मुश्किल होगा और लगता है फिर से मुझे पब्लिक का अटेंशन मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सिर्फ वैनगार्ड के इक्विपमेंट नहीं बनाने वाला, मैं स्काई फोर्ट्रेस ही बनाया करूंगा। और ये सुनकर तो बेलियम और ग्रैंड काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कहते हैं हम आपकी हेल्प करने में अपना बेस्ट देंगे। और सीन चेंज होता है, हम देते एडन ने अपनी सारी बातें अपने फादर को बता दी होती है। और रेफोर्ड बोलते जैसे तुम बैटलफील्ड से आए हो तब से बहुत सारी चीजें बदल चुकी है और अब कुछ ही पहले जैसा नहीं हो रहा, अब काफी अजीब चीजें हो रही है। और अब तो हमारी फैमिली को मार्क्स टाइटल भी मिलने वाला है। और एडन बोलता है हमारी फैमिली को बड़ा करने के लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ और एक तरीके से लॉरेंस फैमिली की नई शुरुआत भी होगी और इसी से पुरानी काफी सारी चीजों को बंद करना होगा। और रेफोर्ड कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और एडन बोलता है मैं उन सभी लोगों को पनिश करने वाला हूँ जिन्होंने कभी मेरी मॉम या मुझे हार्म करने की कोशिश करी है और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो अंदर के लोग हो या वो बाहर के लोग, और वो लोग नहीं बचने वाले। और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करेंगे और मैं आप सभी लोग को बता दूं कि ये सीरीज यहीं पे